रॉबर्ट दी ब्रूस स्कॉटलैंड के वो राजा थे जिन्होंने 1314 में बैनकपन की लड़ाई में इंग्लैंड की आर्मी को हराकर स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के शासन से मुक्त कराकर आजादी दिलवाई। रॉबर्ट ब्रूस का जन्म एक अग्रेसिव और लड़ाई के लिए हमेशा तैयार एंग्लो नॉर्मन परिवार में हुआ था, जिनके स्कॉटिश शाही परिवार से संबंध थे। 1290 में जब स्कॉटलैंड के राजा बिना किसी उत्तराधिकारी के मर गए, तब रॉबर्ट ब्रूस के दादा ने सिंहासन पे अपना दावा किया। ब्रूस फैमिली के साथ साथ बेलियल फैमिली ने भी सिंहासन पर दावा किया। जॉन बेलियल को ज्यादातर दरबारियों और इंग्लैंड के राजा का समर्थन मिला। इंग्लैंड के ताकतवर राजा किंग एडवर्ड की सेना के समर्थन की वजह से जॉन बेलियल स्कॉटलैंड का राजा बन गया, लेकिन जॉन बेलियल को इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। जॉन बेलियल की सुरक्षा के बहाने इंग्लैंड के राजा ने स्कॉटलैंड के ज्यादातर किलों पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से स्कॉटलैंड एक तरह से इंग्लैंड के राजा किंग एडवर्ड के अधीन हो गया। जब रॉबर्ट ब्रूस के दादा राजा नहीं बन पाए, तो उन्होंने जॉन बेलियल को ही अपना राजा मान लिया, लेकिन मन ही मन वो अपने आप को स्कॉटिश सिंहासन का असली उत्तराधिकारी मानते थे। इसके 6 साल बाद 1296 में स्कॉटलैंड के राजा जॉन बेलियल ने इंग्लैंड के जबरन कब्जे के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इंग्लैंड के किंग एडवर्ड ने जॉन बेलियल को हराकर उन्हें लंदन के टावर में कैद कर दिया, जिसके बाद स्कॉटलैंड पर किंग एडवर्ड का डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। अपने पिता और दादा की तरह रॉबर्ट ब्रूस ने भी इंग्लैंड के राजा किंग एडवर्ड की वफादारी की कस्में खाई, लेकिन उसके मन में खुद को स्कॉटलैंड का राजा और स्कॉटलैंड को एक स्वतंत्र राज्य बनाने की बहुत इच्छा थी। लेकिन इस काम को वो पूरा तब तक नहीं कर सकता था जब तक जॉन बेलियल के पावरफुल सपोर्टर जॉन कॉर्नी उसको सपोर्ट या एटलीस्ट उसके दावेदारी को अपोज ना करे। 1306 में स्कॉटलैंड के सिंहासन पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए रॉबर्ट ब्रूस ने जॉन कॉर्नी के साथ चर्च में एक सीक्रेट मीटिंग की, लेकिन जब जॉन कॉर्नी नहीं माना, तो रॉबर्ट ब्रूस ने जॉन कॉर्नी की चर्च में ही हत्या कर दी। चर्च के अंदर जॉन कॉर्नी की हत्या करने की वजह से कई लोगों ने रॉबर्ट ब्रूस से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बावजूद कुछ महीनों बाद उसके सपोर्टरों ने उसे स्कॉटलैंड का ताज पहना दिया और स्कॉटलैंड का नया राजा घोषित कर दिया। रॉबर्ट ब्रूस का रास्ता एक राजा के रूप में बहुत कठिन था। इंग्लैंड के राजा किंग एडवर्ड, जिनका स्कॉटलैंड के कई महत्वपूर्ण किलों पे कब्जा था और स्कॉटलैंड को वो अपनी जागीर मानता था, उसने रॉबर्ट ब्रूस को एक विद्रोही माना और उसके विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी सारी सेना लगा दी। रॉबर्ट ब्रूस का अनुमान था कि स्कॉटलैंड के लोग उसके विद्रोह का समर्थन करेंगे और उसकी सेना में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रॉबर्ट ब्रूस सिर्फ एक छोटी सी सेना ही खड़ी कर पाया, जिसकी वजह से रॉबर्ट ब्रूस को पहले जून 1306 में मैथवन की लड़ाई में और बाद में अगस्त में डेलरी की लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। उसकी पत्नी और उसके कई समर्थकों को पकड़ लिया गया और उसके 3 भाइयों को मार दिया गया। रॉबर्ट ब्रूस खुद लड़ाई से भाग गया और उत्तरी आयरिश तट से दूर एक आइलैंड में जाके छुप गया। लगातार मिल रही हार और उसके परिवार वालों की हत्या ने उसे तोड़ के रख दिया। रॉबर्ट ब्रूस जब थका हुआ, हताश और उदास यह सोच रहा था कि वो कभी भी अपने राज्य को वापस प्राप्त नहीं कर पाएगा, तभी उसकी दृष्टि एक मकड़ी पर पड़ी जो पेड़ के ऊपर अपना जाला बना रही थी। मकड़ी पेड़ के तने पर चढ़ के ऊपर पहुंचती और जाला बनाने की कोशिश करती, लेकिन वो बार बार गिर जाती थी। इसके बावजूद वो फिर उठती और फिर पेड़ पे चढ़ जाती। बार बार गिरने के बाद भी मकड़ी फिर पेड़ पे चढ़ती और अपना जाला बनाती रहती। रॉबर्ट ब्रूस मकड़ी को ध्यान से देखने लगा। उस समय वो सोच रहा था कि इस मकड़ी का पेड़ के ऊपर जाला बनाना लगभग असंभव है और शायद इस मकड़ी को पेड़ पे जाला बनाने का प्रयास छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई बार गिरने और ऊपर चढ़ने के बाद मकड़ी ने जाला पूरा कर दिया। यह देख रॉबर्ट ब्रूस को प्रेरणा मिली और उसने अपनी सेना को दोबारा इकट्ठा करने का संकल्प किया। फरवरी 1307 में वो स्कॉटलैंड वापस आ गया, लेकिन उस समय उसका मुख्य समर्थक उसका इकलौता जीवित भाई था। लेकिन अगले कई वर्षों में उसने कई अन्य लोगों को अपनी सेना में शामिल किया। 1313 में रॉबर्ट ब्रूस ने अपने सबसे बड़े दुश्मन और जॉन कॉमली के भाई अर्ल और बुचनन को लड़ाई में हराया और पर्थ पे कब्जा कर लिया, जो उस समय इंग्लिश गैरिसन के हाथ में था। कुछ ही समय में स्कॉटलैंड के अधिकांश हिस्सों पर रॉबर्ट ब्रूस का कब्जा हो गया और केवल बड़े शहर और किले ही इंग्लैंड के हाथ में थे।
उस समय तक इंग्लैंड ने भी रॉबर्ट ब्रूस को हराने की कुछ खास कोशिश नहीं की, क्योंकि इंग्लैंड के राजा किंग एडवर्ड द फर्स्ट बहुत बूढ़े हो चुके थे, जिनकी 1307 में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद इंग्लैंड के सिंहासन पर एडवर्ड द फर्स्ट का बेटा एडवर्ड द सेकंड बैठा, जिनका स्कॉटलैंड के बजाय ऐशो आराम में ज्यादा इंटरेस्ट था। 1314 में रॉबर्ट द ब्रूस ने स्कॉटलैंड के एक प्रमुख शहर एडिनबर्ग पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद इंग्लैंड के राजा एडवर्ड द सेकंड ने अपनी बड़ी सेना के साथ स्कॉटलैंड पे हमला कर दिया। उस समय रॉबर्ट ब्रूस स्टर्लिंग कैसल की घेराबंदी कर रहे थे, जो स्कॉटलैंड का शाही किला था और जिस पर उस समय इंग्लैंड का कब्जा था। इंग्लैंड के किंग एडवर्ड द सेकंड ने स्कॉटलैंड पे हमला करने वाली अब तक की सबसे बड़ी सेना इकट्ठी की। रॉबर्ट ब्रूस के 6000 स्कॉटिश सैनिकों के खिलाफ इंग्लैंड ने 25,000 की पैदल सेना और 2000 की घोड़सवार सैनिकों की सेना खड़ी की। रॉबर्ट ब्रूस की स्कॉटिश सेना के पास ज्यादा घोड़सवार सैनिक नहीं थे, इसलिए उसने डिफेंसिव रणनीति अपनाई। युद्ध के पहले ही दिन एक छोटी झड़प में रॉबर्ट ब्रूस ने इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध नाइट सर हेनरी दी बुबून को मार दिया, जिसके बाद इंग्लिश सेना पीछे हट गई। लड़ाई के दूसरे दिन किंग एडवर्ड द सेकंड ने अपनी घुड़सवार सेना को आदेश दिया कि वो स्कॉटलैंड की सेना पे हमला करे। इस घुड़सवार सेना को रोकने के लिए रॉबर्ट ब्रूस ने अपनी सेना के सामने खंदकें खुदवा रखी थी, जिससे बचते हुए जब इंग्लिश घुड़सवार सैनिक आगे बढ़े तो उनका सामना लंबे भाले से इक्विप्ड स्कॉटिश सेना से हुआ, जिनकी लाइन तोड़ने में वो असमर्थ रहे। जब इंग्लैंड की घुड़सवार सेना आगे नहीं बढ़ पाई तो किंग एडवर्ड द सेकंड ने अपनी पैदल सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। इस बीच रॉबर्ट ब्रूस ने देखा कि इंग्लैंड की घुड़सवार सैनिक उसकी स्कॉटलैंड की सेना की डिफेंसिव फॉर्मेशन को तोड़ने में विफल रही, तो उसने अपनी पैदल सेना को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इंग्लैंड की घुड़सवार सैनिक पीछे से आते हुए अपने सैनिकों और आगे से बढ़ते हुए स्कॉटिश सेना के बीच में फंस गई और घबराहट में वो पीछे हटने लगी और अपने ही सैनिकों को वो कुचलने लगी और कई सैनिक स्कॉटिश सेना द्वारा बनाई गई खंदकों में गिर गए और स्कॉटिश सेना के हाथों मारे गए। यह देख इंग्लैंड की पैदल सेना भी घबरा गई और वो भी पीछे हटने लगी। पीछे हटते हुए इंग्लिश सेना के कई सारे सैनिक मारे गए और खुद किंग एडवर्ड द सेकंड ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। इस युद्ध में इंग्लिश सेना को बड़ा नुकसान हुआ। उसके कम से कम 34 बैरन्स और बहुत सारे नाइट मारे गए। इसके साथ साथ हजारों पैदल सैनिक या तो मारे गए या तो उन्हें बंदी बना लिया गया। स्कॉटलैंड की सेना को बहुत ही कम नुकसान हुआ और उसके केवल कई सौ सैनिक ही मारे गए। इस युद्ध को बैटल ऑफ बैनिक-वन भी कहा जाता है और स्कॉटलैंड की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ये आखिरी और निर्णायक युद्ध माना जाता है। 1314 में लड़ी गई इस लड़ाई के बाद रॉबर्ट ब्रूस ने अपना पूरा ध्यान अपने राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने में लगाया। इंग्लैंड को मजबूर करने के लिए कि वो जल्द से जल्द स्कॉटलैंड के साथ शांति संधि करे, उसने इंग्लैंड के उत्तरी बॉर्डर पर हमला करना शुरू किया, जिससे इंग्लैंड को बहुत नुकसान हुआ। 1327 तक इंग्लैंड के दरबारी इंग्लैंड के राजा एडवर्ड द सेकंड से तंग आ चुके थे और उन्होंने उसे इंग्लैंड के सिंहासन से हटा दिया, जिसके बाद उन्होंने उसके बेटे एडवर्ड द थर्ड को राजा बनाया। जिसके बाद एडवर्ड द थर्ड के एडवाइजर्स ने रॉबर्ट ब्रूस के साथ शांति संधि करने का फैसला किया। 1328 में की गई शांति संधि के बाद इंग्लैंड ने रॉबर्ट ब्रूस को स्कॉटलैंड का राजा माना और स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड की क्लेम को छोड़ दिया। 1329 तक रॉबर्ट ब्रूस काफी बीमार रहने लगे और अपना अधिकांश समय डनबर्टनशायर में बिताने लगे, जहां कुछ ही महीनों में उनकी मृत्यु हो गई। उनके शरीर को डनफरलाइन के एबी में दफनाया गया था। आज के समय में रॉबर्ट ब्रूस को स्कॉटिश राष्ट्रीय हीरो के रूप में स्कॉटलैंड में सम्मानित किया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं।